करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं श्री चंद्रिका कुमार, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, दून यूनिवर्सिटी देहरादून में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा विदेशी भाषा और रोजगार। चंद्रिका जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंद्रिका जी, हम सभी जानते हैं कि भाषा जोड़ती है। भाषा किसी भी भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है और भाषा को जानना विद्वता का एक लक्षण भी माना जाता है। और कितनी भाषाएं आप जानते हैं, ये आपकी क्वालिटी है, ये आपका एक बहुत बड़ा गुण माना जा सकता है। आप यहाँ विदेशी भाषा सिखाते हैं, जर्मन भाषा सिखाते हैं। कैसे आपका रुझान हुआ इस भाषा के प्रति? देखिए, मैं बहुत छोटा था तभी हमारे स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी के अलावे संस्कृत का भी पठन पाठन हुआ करता था। उसमें मैंने मैक्स मूलर नाम के एक इंडोलॉजिस्ट हैं, मतलब भारतीय संस्कृति, यहाँ के साहित्य, यहाँ के दर्शन के बारे में बहुत जानकारी रखने वाले एक मैक्स मूलर थे। तो उनके बारे में एक अध्याय था और उनके बारे में पढ़ के मुझे पता चला कि ये कैसा हो सकता है, कोई जो दूसरी संस्कृति है जिसका इतना समृद्ध साहित्य है, उसके बारे में कितने सालों तक उन्होंने मेहनत की। मेहनत करने के बाद उसको पढ़ा, समझा और उनका फिर एक तरह से अनुवाद का कार्य किया उन्होंने। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विदेशी जो कि भारत की संस्कृति में इतना रुचि ले रहा है। तो उसी समय मुझे लगा था कि मैं भी कभी हो सके तो जर्मन जरूर सीखूंगा। और जैसे जैसे समय बीता गया तो इतना ध्यान तो नहीं था, लेकिन जब 12वीं के बाद मुझे मौका मिला एक विदेशी भाषा सीखने का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो फिर मैंने जर्मन का चुनाव किया और वहां पर जाके जर्मन सीखने में इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि इसी क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जितना ज्यादा सीख सकते हैं सीखते हैं, हो सके तो आगे इसी क्षेत्र में अपना रोजगार का भी अवसर तलाशेंगे। और देखिए, आज मैं जर्मन भाषा का प्राध्यापक हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक संकल्प लिया और उसको आपने पूरा भी किया। जर्मन और संस्कृत के बीच क्या संबंध है चंद्रिका जी? जर्मन और संस्कृत के बीच में सीधे तौर पे कोई संबंध तो अभी के समय में नहीं कह सकते हैं। 1808 में एक बहुत बड़े विद्वान जर्मन भाषा के हैं, वो फ्रीडरिख श्लेगल नाम है उनका। उन्होंने लिखा था über die Weisheit und Sprache der Indier। इसको मैं अगर हिंदी में कहूँ तो भारतीय लोगों की भाषा और उनकी विद्वता के बारे में ऐसी एक किताब है, उन्होंने लिखी थी। और उस किताब के माध्यम से उन्होंने जर्मन और संस्कृत के बीच में बहुत ज्यादा तालमेल दिखाया था। और ये तालमेल आज का नहीं है, आज से हजारों साल पहले का है। बताते ये हैं कि एक जगह था मध्य एशिया में कहीं, जहां से फिर लोगों का पलायन हुआ दोनों तरफ। कुछ लोग पूर्व की तरफ आए, कुछ लोग पश्चिम की तरफ गए, और वो जो भी उनका एक भाषा था उसके साथ ही गए दूसरी जगह। तो इसी वजह से जो हमारा इंडो जर्मन लैंग्वेज फैमिली कहलाता है, तो इंग्लिश भी उसी का पार्ट है। तो संस्कृत, हिंदी, संस्कृत जो कि सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, भाषाओं की जननी है, तो उसके अंदर जैसे शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, इसी तरह से जर्मन भाषा में कई तरह की चीजें देखने को मिलती है। और खासकर जो लंबे लंबे शब्द बनते हैं, कई सारे शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाते हैं और अपने आप में एक वाक्य के बराबर होता है, लेकिन है वो एक शब्द। ऐसी विधा हमने देखा है संस्कृत में है और जर्मन में भी है, आज भी है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो जर्मन और संस्कृत के बीच में क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, ये जो तालमेल है इस तरह का, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जैसे कि वाहन है ना, वाहन जो संस्कृत का ही शब्द है, गाड़ी के लिए कहते हैं, जर्मन में वागन होता है। हमारा हंस है, उससे हंस से बना हुआ लुफ्थहांसा, लुफ्ट हवा है, एयर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आज जैसे कार्यक्रम का विषय भी है विदेशी भाषा और रोजगार, तो चंद्रिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किसी विदेशी भाषा को सीखना कितना सार्थक हो सकता है रोजगार की दृष्टि से? आज के परिप्रेक्ष्य में विदेशी भाषा सीखना बहुत सार्थक साबित हो सकता है। और दून विश्वविद्यालय में ही 400 के आसपास हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं जो कि अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, उन सब का, लगभग सबका, यूं कहे कि पढ़ाई खत्म करते करते कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाता है। और सबसे ज्यादा रोजगार तो उनको जो विदेशी कंपनियां हैं हमारे देश में, उनके जो विदेशी भाषा कार्यक्रम से जुड़ी हुई उनके जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें जाते हैं। तो रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है विदेशी भाषा सीखना। और अभी हमारा देश, क्या कहूँ, तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ देश में जितने लोगों की जरूरत है उससे बहुत कम लोग हैं। हमारे यहाँ करीब करीब अभी 25,000 से ज्यादा विदेशी भाषा के जानकार होने चाहिए, लेकिन उतने हैं नहीं। तो विदेशी भाषा सीख के न केवल विदेशी कंपनियों में काम कर सकते हैं हमारे विद्यार्थी, बल्कि आपका जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र, वहां पर भी विदेशी भाषा की जानकारी रखने वाले लोगों को अनुवादक के तौर पे काम मिलता है। हमारे देश में अनुवाद का बहुत बड़ा विषय है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है विदेशी भाषा की जानकारी रखना। न केवल
यूं कहिए कि आर्थिक रूप से अर्जन करना बहुत जरूरी है, बल्कि एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ तालमेल करा पाना, एक तरफ की बातों को दूसरी तरफ ले जाके कह पाना और सशक्त तरीके से कह पाना, एक अच्छे तरीके से कह पाना, ये बहुत जरूरी है और विदेशी भाषा ऐसे में बहुत सार्थक साबित हो सकती है। चंद्रिका जी, अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि दून यूनिवर्सिटी ऐसे देश में कई प्रतिष्ठित संस्थान है, स्वयं आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है, तो 12वीं के बाद आमतौर पर विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं? 12वीं के बाद बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं हमारे देश में जहाँ पर विद्यार्थी जा सकते हैं विदेशी भाषा सीखने के लिए और वहाँ पर उनको बिल्कुल शुरुआत से सिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और वहाँ का खासकर विदेशी भाषा संस्थान बहुत अच्छा है। और उसके अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय है, पुणे में है, फिर मुंबई में है, केरला में है, शांति निकेतन में भी है। चीनी भाषा, जापानी भाषा करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर विद्वान लोग हैं और बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ से पढ़ के निकलते भी हैं। हैदराबाद में जबकि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर तो बहुत सारी विदेशी भाषा हैं। जर्मन के अतिरिक्त स्पेनी है, फ्रेंच है, अरेबिक भी है, रशियन है, रूसी भाषा, इन सब की पढ़ाई होती है और यहाँ पर दाखिला विद्यार्थी 12वीं पास करने के तुरंत बाद ले सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है? जी बिल्कुल, बिना प्रवेश परीक्षा के नामांकन नहीं हो पाता है। इनमें से किन्हीं जगहों में, दून विश्वविद्यालय में भी मैं कह दूं, उसके लिए बहुत तरह की चीजों की जानकारी चाहिए होती है। हम लोग ज्यादातर यही जानना चाहते हैं उन सारे परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, कि उनका एक भाषा सीखने के लिए जो कुछ अंदर से कहते हैं ना, एक जो स्किल, एक जो होना चाहिए उनके अंदर, उसी को चेक किया जाता है। उनके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, सामान्य ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए, उनके पास रीजनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को पढ़ाते वक्त अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे हिंदी ही है, उसके माध्यम से कई बार सिखा पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हमारी अपनी ही ट्रेनिंग उस भाषा में नहीं है। तो यही सारी चीजें चेक करते हैं हम उनके। जैसे जेएनयू में एंट्रेंस जो होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, इस बार तो दिसंबर में ही है, इसी महीने के अंत में है, और हैदराबाद में है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में है, देहरादून विश्वविद्यालय का जुलाई महीने में होता है, तो वहाँ प्रवेश परीक्षा तो देना ही पड़ता है और उसके बाद बहुत ही सीमित संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल प्रोफेशंस है उससे हटकर यदि कोई कुछ करना चाहता है तो वो विदेशी भाषा सीखे और इसमें रोजगार की अपार संभावना है। जी बिल्कुल, विदेशी भाषा सीखना, मैं यूँ कहूँ कि अगर लोग उपार्जन की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे जो विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा उपार्जन कर पाते हैं और ये उनको एक दूसरी संस्कृति से रूबरू जो करता है उससे उनके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार आता है। तो चंद्रिका जी, अब ये भी बताएं हमारे जो युवा साथी हैं, जो श्रोता हैं, कि कितना कठिन है या कितना आसान है किसी विदेशी भाषा को सीखना? देखिए, विदेशी भाषा जो सीखते हैं तो वो तो बिल्कुल शुरुआत से सीखनी पड़ती है। जैसे उन्होंने बचपन में जो भी मातृभाषा होती है किसी भी बच्चे की, वो सीखने का जो तरीका होता है बहुत, उसको हम कहते हैं पैसिव होता है। लोग ना अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कान और आंख, इन सब से भाषा सीखते हैं और जब आप बड़े हो जाते हैं, 18 के ऊपर हैं, आपने 12 साल की पढ़ाई पीछे रख की है और उसके बाद कुछ भी नया सीखना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और इसमें एक एक चीज पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उनको बहुत सारे शब्द सीखने पड़ते हैं, उनकी जो वर्णमाला है पूरी सीखनी पड़ती है, उसके बाद शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों से फिर वाक्य कैसे बनता है, ये कुल मिला के बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। लोग अगर ध्यान दें, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सप्ताह में जो फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं, पूर्णकालिक अगर पाठ्यक्रम में है कोई, तो अगर सप्ताह में अगर वो 20-25 घंटे अगर पढ़ाई कर ले रहे हैं तो एक साल के अंत में उनकी भाषा के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होगी। और इसके लिए ना केवल उनके कक्षा में क्या होता है वो ध्यान देना है, बल्कि आजकल तो इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, वीडियोज हैं, तो वहां पर भी काफी सारा हेल्प मिलता है। और हमारे विद्यार्थी जो अभी दून विश्वविद्यालय में है, वो तो जब शुरू में होते हैं क्लास में तो इतना कुछ पूछ बैठते हैं कि सर यहाँ तो ऐसा है, तो हमें कई बार उनको बताना पड़ता है कि अब आप थोड़ा सा पहले कक्षा में बताया जा रहा है वो सीख लीजिए, उसके बाद फिर आप किसी और माध्यम पे निर्भर करना। तो कठिनता तो है, कठिनाई जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीख नहीं सकते यार, आखिर बहुत सारे लोग सीखते हैं। अब चंद्रिका जी ये बताइए कि इसमें पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? क्या डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं? देखिए, 1 साल का कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, 2 साल का कोर्स है डिप्लोमा हो सकता है, 3 साल का कोर्स है वो बीए हो सकता है, बीए ऑनर्स, या फिर वो एडवांस डिप्लोमा कह सकते हैं उसको हम। और ये तो 3 साल का हो गया। और भी आगे पढ़ना अगर चाहे विद्यार्थी तो उनके पास एमए की डिग्री लेने की है सुविधा, वो मास्टर्स भी कर सकते हैं। और भी आगे पढ़ना चाहें तो जैसे कि एमफिल है और पीएचडी, खासकर जब आप पठन पाठन के
विषय में, उसी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तब तो फिर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने बहुत आगे की जो डिग्री है उसका उपार्जन किया है। तो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, लेकिन सर्टिफिकेट 1 साल का है, डिप्लोमा 2 साल का है, एडवांस डिप्लोमा 3 साल का है। इसी तरह से बीए अगर करते हैं, बीए ऑनर्स है, वो किसी भी हमारे यहाँ देश में इतने सारे हैं, इतिहास है, चाहे फिजिक्स ही मान लीजिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इन सब में भी लोग करते हैं। तो विदेशी भाषा मान लीजिए कि जर्मन में करना चाहे तो जर्मन में बीए ऑनर्स हो सकता है, स्पेनिश में हो सकता है, फ्रेंच में हो सकता है। उसके बाद आगे पढ़ने का अगर मन है आपको और भी कुछ करने का है, ज्यादा कुछ करने का है, तो फिर एमए कर सकते हैं, फिर एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और इन सारे विषयों में पढ़ाई जो है, सारे स्तर तक की पढ़ाई हमारे देश में अभी उपलब्ध है। इसके लिए बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत विस्तार से आपने बताया, चर्चा और भी हम करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद श्रोताओं एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैरियर काउंसलिंग में आज हमारे मेहमान हैं श्री चंद्रिका कुमार, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं दून यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज में। आपने बताया कि विभिन्न जो पाठ्यक्रम हैं वो कौन कौन से हैं। आपने बताया कि अगर उच्च अध्ययन में आप जाना चाहते हैं तो आप एमफिल भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण का जो क्षेत्र है, अध्यापन का जो क्षेत्र है वो खुला हुआ है। क्या इसमें नेट वगैरह की परीक्षा भी होती है? जी, जर्मन में है, स्पेनिश में है, फ्रेंच
बीच में है, इन सब में यूजीसी सीबीएसई आजकल करवाती है परीक्षा। वो साल में एक बार, इस साल एक बार हुई है, लेकिन इनमें परीक्षा होती है। और उसके बाद ही अगर कोई विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहें तो उनके लिए तो नेट होना, यूजीसी का नेट होना बहुत जरूरी है। उसमें फिर जेआरएफ भी लोग कर सकते हैं और बढ़िया फेलोशिप मिलता है। तो नेट होना बहुत जरूरी है विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। आपने आरंभ में चर्चा की थी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बहुत जरूरी है कि हम विदेशी भाषाएं सीखें। तो इस दृष्टि से जो हमारी एम्बेसीज हैं, जो हमारे दूतावास हैं, वहाँ पर क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको? दूतावास में कहीं भी, जैसे हमारी ही जो भारत की एम्बेसीज हैं देश दुनिया में बाहर, ये संभव नहीं है कि हमारी सरकार हमारे देश से सारे लोगों को वहां ले जाके एक एक काम पे दें। हाँ, बड़े अधिकारी का होना जरूरी है, वो यहीं के होंगे। इसी तरह की बात बाकी सारे देशों पे लगती है, लागू होती है। जैसे जर्मन दूतावास यहाँ पर है तो उनके जो सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो तो जर्मन हैं, लेकिन उनको बहुत सारे जो यहाँ के सामान्य लोग हैं, सपोर्ट स्टाफ जो हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कई बार होते हैं, उसके लिए यहाँ के लोकल लोगों की जरूरत होती है। और ऐसे में हमेशा वरीयता उनको मिलती है जिनको उस भाषा की जानकारी है। ये जर्मन नहीं बल्कि आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी है, उसमें भी कई सारे, मेरी जानकारी में बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं वहाँ पे, भारतीय नागरिकों का वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा काम संभालते हैं वो। तो इस तरह से दूतावासों में रोजगार की संभावना है। हम जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के बाद विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आई हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी आगमन हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं, और इसमें हमारे युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। आप क्या संभावना देखते हैं? संभावनाएं बहुत सारी, अपार संभावनाएं हैं। हमारे विद्यार्थी बीए पास करने के बाद ही वहां पर जाके नौकरी पाते हैं और उनको रोजगार का इतना अच्छा अवसर मिलता है कि फिर वो बहुत अच्छा करते हैं। और हमारे विद्यार्थी जिस तरह की सूचनाएं देते हैं उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जर्मनी में उनका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो वहां के लोग अगर बात करना चाहते हैं टेलीफोन पे तो जर्मन में बात करना चाहेंगे, और ये चीज जर्मनी में करवाएंगे तो इस कंपनी का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर उसी को आउटसोर्स करके इंडिया में ला रखा है उन्होंने तो फोन तो आएगा जर्मनी से, लेकिन हमारे विद्यार्थी उसको, चाहे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो उसको उठाते हैं और उनकी भाषा पे पकड़ इतनी अच्छी होती है कि वो बात कर लेते हैं, उनको सारी बातें समझा देते हैं। और उसके अलावा एक मेल करने वाला भी मेल भी करते हैं, उसका रिप्लाई कर पाते हैं यहाँ पर। तो जब तक उनको भाषा की समझ नहीं है तब तक उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि एक अलग बात है कि उनको इस फील्ड की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जब ट्रेनिंग होती है तो करते हैं। तो उनका काम यही होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन रिस्क मैनेजमेंट एक पोस्ट है, उस पे कई सारे विद्यार्थी जाते हैं, आगे चल के वो टीम लीड भी बनते हैं, मैनेजरियल पोस्ट भी उनको मिलता है। तो संभावनाएं तो अपार हैं। लेकिन शुरू में जो आपने बात कही थी आर्थिक उदारीकरण के बाद भाषाओं का आना, कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि आर्थिक उदारीकरण से बहुत पहले 20, 30, 40 साल पहले विदेशी भाषा का पठन पाठन का काम करते थे। हाँ, एक अलग बात है कि उन लोगों को उस समय रोजगार की संभावनाएं कम थी। ये बात सही है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद जैसे जैसे विदेशी कंपनियां आई हैं भारतीय बाजार में तो उन्होंने इनको तुरंत ही रोजगार देना शुरू कर दिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के विदेशी संबंध हैं, भारत एक विश्व में एक शक्ति के रूप में जाना जाता है। हमारे जो उच्च स्तर के जो प्रतिनिधि मंडल हैं जो विभिन्न देशों में जाते हैं तो उसमें भी विदेशी भाषाओं को जानने वाले लोगों के लिए स्थान अवश्य होता होगा। जरूर, इतना ही नहीं, और जब विदेशी प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में आते हैं तब भी तो हमारे देश में उस भाषा को जानने वाले लोगों की जरूरत होती है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, चाहे कोई भी शिष्टमंडल हमारे देश से जब विदेश जाता है तो ये तो संभव नहीं है कि वो वहाँ की भाषा जानेंगे। तो ऐसे में उनकी निर्भरता जो विदेशी भाषा के जानकार होते हैं उनपे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे शिष्टमंडल, ऐसे प्रतिनिधि मंडल में विदेशी भाषा के जानकार जरूर होते हैं। चंद्रिका जी, ये बताएं कि जो इंटरप्रेटर है इसकी भूमिका क्या है, अनुवादक से ये किस प्रकार भिन्न है और इसमें क्या संभावना नजर आती है? जी, जब हम दो भाषाएं जानते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान यहीं पर होता है। लेकिन खासकर अनुवादक जो है, अनुवादक एक शब्द है जो कि हिंदी में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर दोनों के लिए जाता है। ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर से थोड़ा अलग ऐसे है कि ट्रांसलेटर का काम है एक जो भी टेक्स्ट है उनके पास उसको पढ़ना, उसको दूसरी भाषा में रख पाना, और उनके पास जैसे इसके लिए इस काम के लिए बहुत ज्यादा समय होता है। लेकिन इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि उन्होंने सुना, और दो तरह के इंटरप्रेटर भी होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं कंजुगेटिव इंटरप्रिटेशन, दूसरा को कहते हैं साइमल्टेनियस। तो कंजुगेटिव इंटरप्रिटेशन तो फिर भी थोड़ा आसान है, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंजुगेटिव इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आपने एक वक्ता को सुना उनकी भाषा में, और जो कुछ सुना उसको तुरंत दूसरी भाषा जो आपसे अपेक्षित है उसमें आपने उसको रख दिया। तो ये उसमें आपके पास फिर भी थोड़ा समय होता है। लेकिन दूसरा होता है साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन। साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन में होता क्या है कि एक वक्ता बोल रहे हैं, उनके साथ साथ आप भी बोल रहे हो और दूसरी भाषा में, अब हिंदी है चाहे अंग्रेजी है चाहे जो भी है। तो ये चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन आप बहुत अच्छे पोजीशन में होते हैं जब दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं और उसके बीच आप बैठकर किसी भाषा का अनुवाद कर रहे हैं या एक इंटरप्रेटर की भूमिका में। ये बहुत बड़े गौरव का क्षण होता है और पता नहीं कितनी प्रसन्नता होती होगी जो लोग इस भूमिका को निभाते हैं। हमारे कई सारे सीनियर मित्र जो हैं इस काम में हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरवशाली क्षण होता है एक विदेशी भाषा के जानकार के लिए, जब आप दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातों का आदान प्रदान कैसे होना है उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फ्रीलांस मार्केट भी है जी, विदेशी भाषाओं के लिए, ये भी एक व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है हमारे युवाओं के लिए। जी जी, फ्रीलांस के फील्ड में खासकर अनुवाद का है। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आते हैं हमारे पास जिनका दूसरी भाषा में अनुवाद होना जरूरी होता है और ये कई सारी कंपनियों को जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से किसी को जाना है बाहर, उनकी डिग्री मान लीजिए कि हिंदी या अंग्रेजी में है, लेकिन उनको देना है मान लीजिए स्पेन में जाके स्पेनिश में, तो उसका अनुवाद तो कोई करेगा। तो ये सब काम एक बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर आप जाके अप्रोच कर सकते हैं और ये ऑफिस वाले लोग, उन जानकारों का एक पैनल होता है उनके पास, उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद फिर आप अनुवाद करते हैं और ये अनुवाद ज्यादातर फ्रीलांसर लोग करते हैं, क्योंकि आप एक कंपनी के साथ जब बंध जाते हैं ना तो फिर फ्रीलांस के लिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं बच पाता है। तो विदेशी भाषा जानकार जो है फ्रीलांसर के तौर पे भी काफी ज्यादा उपार्जन कर रहे हैं और करते हैं। अब मीडिया की बात करते हैं जी, न्यूज एजेंसी में किस तरह के रोजगार उपलब्ध हैं? देखिए, ये जो मीडिया की बात है ना उसमें एक अलग तरह की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने पहले ट्रेनिंग पा ली है तो ट्रेनिंग के बाद अगर आप दूसरी भाषा में चाहे दूसरी देश की किसी कहें कि ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर उनकी भाषा, ये विदेशी भाषा जो है उसकी बहुत ज्यादा जानकारी होती है। जैसे कि BBC है, चाहे डॉयचे वेले है, हमारा ऑल इंडिया रेडियो ही है, इनका बहुत सारे भाषाओं में प्रसारण होता है। अब जब एक भाषा जिसका प्रसारण करना है, जैसे डॉयचे वेले जब हिंदी में प्रसारण करता है उसमें तो हिंदी के जानकार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। कल को मान लीजिए हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, चाहे दूरदर्शन है, तो उसमें जब प्रसारण होता है तो फिर विदेशी भाषा की जानकारी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें भी हालांकि एक बात मैं कह दूं कि इस बारे में जानकारी बहुत लोगों को कम है, इसकी जानकारी कम है और इस मौके का मैं फायदा उठा के हमारे सारे युवा साथियों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप रुचि रखते हैं प्रसारण के क्षेत्र में और विदेशी भाषा में भी, तो फिर आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है और आप इस मौके का जरूर फायदा उठाएं, इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। पर्यटन का क्षेत्र हमेशा से भाषाओं के लिए खुला है और अब तो हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं, तो ऐसे में विदेशी भाषा का ज्ञान होना हमारे युवाओं के लिए बेहतर साबित हो सकता है, एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। हमारे यहाँ खासकर पिछले 2 दशकों में विदेशी लोगों का जो आवागमन है वो बहुत बढ़ गया है और जो विदेशी इतने सारे आते हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ देखने को आते हैं, जो यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का खान पान, उससे रूबरू होने के लिए आते हैं। उन लोगों को यहाँ के भाषा के जानकार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देखना है, तो इन जगहों की जानकारी रखने वाले लोग, खासकर वे युवा मित्र जिनको विदेशी भाषा भी आती है और उन जगहों की भी जानकारी है, उनके पास रोजगार के अपार असीम संभावनाएं हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसे युवा मित्रों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो अंत में हमारे उन युवा साथियों को जो किसी विदेशी भाषा में रोजगार तलाश रहे हैं और इसका अध्ययन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर विदेशी भाषा सीखने का निर्णय लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं और कभी अपने अंदर किसी तरह की शंका ना रखें, अपने अंदर किसी भी तरह का संशय ना होने दें कि आगे क्या होगा हमारा। आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है और अगर एक बात जरूर है कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ाई की तो फिर कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ध्यान के साथ, पूरे मनन के साथ पढ़ाई की है तो रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में भी है, आप अनुवादक बन सकते हैं, आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं, आप अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। आपके पास इतनी सारी कंपनियां हैं इस देश में, वहां पर इतने सारे अवसर हैं, उसको तलाश सकते हैं। आप अगर बढ़ना चाहें तो मैं आपको बहुत प्रोत्साहित करना चाहूंगा और आप न केवल रोजगार के बहुत सारे अवसर तलाश सकते हैं बल्कि हमारे देश के उस संस्कृति को लेके, हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी बातों को उस देश में बता पाने में भी बहुत सक्षम होंगे। तो यूं कहते हैं ना इसको एम्बेसडर, कल्चरल एम्बेसडर बन सकते हैं आप अपनी भाषा जानकर और वहां एक दूसरे देश की भाषा को जानकर। तो विदेशी भाषा और अपनी भाषा, और एक बात मैं जाते जाते अंत में
जरूर बताना चाहूंगा कि जब हम एक भाषा जानते हैं, और ये बात आपने शुरू में भी कही थी, और दूसरी भाषा जानते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत निखार आता है। हम जितनी ज्यादा भाषाएं जानते हैं उतनी ज्यादा संस्कृतियों को जानते हैं। एक बहुत बड़े जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने कवि हैं, उन्होंने कहा कि हम जब अपनी भाषा को जानते हैं तो हम अपनी दुनिया में ही रह जाते हैं, जब एक दूसरी भाषा को जानते हैं तो हम पूरी की पूरी दूसरी नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो चंद्रिका जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने विदेशी भाषा और रोजगार के विषय में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।